हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और टॉप लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को जो है वो समान ऊंचाई से यदि पृथ्वी के ऊपर गिराया जाता है तो इनमें से कौन सा टुकड़ा जो है वो सबसे पहले पृथ्वी की सतह के ऊपर पहुंचेगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं लकड़ी, मोम, लोहा या फिर सभी साथ साथ में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि रीच एट द सेम टाइम, यानी कि सभी साथ साथ में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि पृथ्वी की समान गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है वो ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई गई जो लकड़ी है, लोहे का टुकड़ा है और जो मोम का टुकड़ा है, वो एक साथ जो है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि इन टुकड़ों के भार या फिर जो आकार का जो है वो पृथ्वी पर गिरने के समय जो है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर जो है वस्तु के द्रव्यमान का इफेक्ट नहीं आता है इस वजह से। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत कौन सा होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में भी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, ऑप्शंस दिए गए हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या फिर पास्कल का नियम। तो यहाँ पे जो है दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। देखिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और पास्कल के नियम के आधार पर जो है वो द्रव चालित यंत्र जो होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गए, ये सब जो है इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि पास्कल का नियम क्या था, तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव जो है वो अगर नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में जो है द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि समान होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल जो है वो बहुत तीव्र होता है, ऑप्शन सी शोर जो है वो वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। तो देखिए, इसके लिए जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि देयर इज़ नो ग्रेविटी, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री जो है वो निर्वात में या फिर जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ जो है वो गुरुत्व ही नहीं होता है। और जिस बल द्वारा जो है वो पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसको हम जानते हैं कि उसका वस्तु का भार कहा जाता है। और पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी द्वारा लगाए गए उस गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। तो अंतरिक्ष में जो है गुरुत्वीय बल नहीं होने के कारण कोई भी यात्री या फिर जो है वस्तु जो है सीधे खड़ी नहीं रह सकती। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि जब पानी को जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन के ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि बढ़ता है, घटता है, पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिमेन्स अनचेंज, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए दोस्तों कि जब भी पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन जो है वो घटता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है मुझे कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी जो है हमारी डेली एक रोजाना लाइव क्लास होती है जो कि रात के 9 बजे होती है। तो इसके लिए जो है आप लोग प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद में आप लोग डिफेंस की कैटेगरी में मुझे जो है सर्च करके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, जिसकी प्रोफाइल आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो आप लोग जो है मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग हमारी लाइव क्लासेस को एक्सेस कर पाओ। और दोस्तों, लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए जो है आप लोग कोड यूज़ कर सकते हैं DPYT10, ठीक है। चलिए,
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, यानी कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। तो देखिए कि पृथ्वी जो है इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जाने के लिए जिस वेग की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम सिंपली जो है एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको जो है किसी वस्तु को या फिर किसी भी चीज़ को जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर फेंकना है, तो इसके लिए जो है आपको उस वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकना होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। या फिर जो है आप ये भी बोल सकते हो कि पृथ्वी का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2g/e। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो है आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मथने के पश्चात में जो है क्रीम का दूध से अलग हो जाना इनमें से किसके कारण होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। और क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट एंड टॉप लेवल के क्वेश्चंस की सीरीज़ करवा रहा हूँ, तो आपको जो है मैं यहाँ पर साथ में बताते हुए चलूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है आगे एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। तो देखिए कि मथने के पश्चात में जो है क्रीम का दूध से अलग होना ये पूछा जा रहा है कि किसके कारण होता है। ऑप्शंस हैं गुरुत्वाकर्षण बल, सहसंजक बल, अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि क्रीम का दूध से अलग हो जाने के कारण जो है वो आपका हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल, जिसके ऊपर वॉशिंग मशीन भी काम करती है। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन के काम करने की जो कार्य प्रणाली होती है वो कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है, तो अपकेंद्रीय बल जो है वो एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है और इसकी दिशा जो है वो अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि तेल जो है वो जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, यानी कि ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज ऑफ। तो देखिए दोस्तों कि क्या होता है कि जल का पृष्ठ तनाव जो है वो ज़्यादा होने के कारण ये जो है वो बूंद के रूप में गिर करके गोल हो जाता है। ठीक है, लेकिन तेल का जो आपके सरफेस टेंशन होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम होने के कारण ये जो है वो पानी के तल के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है कि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, यानी कि तेल का तल तनाव या फिर पृष्ठ तनाव जो है वो पानी से कम होता है। दोस्तों यहाँ पर तल तनाव दिया गया है तो ये सरफेस टेंशन ही है, इसको जो है तल तनाव भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक शयान होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी यानी कि जो शयानता होती क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए कि शयानता या फिर विस्कोसिटी की अगर बात की जाए तो ये लिक्विड्स में पाया जाने वाला एक प्रॉपर्टी है या फिर द्रव के अंदर पाई जाने वाला एक गुण है, जिसके कारण वो अपनी ही विभिन्न परतों में होने वाली जो आपेक्षिक गति होती है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, जो कि मतलब जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं वो उतने ही ज़्यादा अधिक शयान होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इन ऑप्शंस में से देख सकते हो कि इनमें से सबसे गाढ़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में से अगर बात की जाएगी तो हम सभी जानते हैं कि शहद जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो ये जो है कम बहेगा। ठीक है, जबकि पानी को, अल्कोहल को और इनको डालते ही जो है ये तुरंत बहने लग जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हनी, यानी कि शहद, जो कि आपके सबसे अधिक शयान है। और मैं आपको बता दूं कि द्रवों को जो है अधिक गर्म करने पर जो है ये इनका जो ताप देने पर जो है ये शयान इनका कम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि तरंगे। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ध्वनि तो सबसे पहले आपको पता ही है कि एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसकी उत्पत्ति जो है वो कंपन वस्तुओं से होती है। ठीक है, यानी कि जिन वस्तुओं में कंपन होती है उनसे ध्वनि निकलती है। लेकिन ये चीज़ आवश्यक नहीं है कि हर कंपन से ध्वनि ही उत्पन्न हो। ठीक है, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है।
तो देखिए कि ध्वनि के संचरण के लिए जो है संचार यानी कि एक तरीके से मीडियम रिक्वायर होता है। आप सभी को पता है कि ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव और गैस इन तीनों में चल सकती है, ठीक है। तो ध्वनि का संचरण जो है वो द्रवों की अपेक्षा ठोस में और गैसों की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा होता है, लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में ये चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर द्रव के बारे में तो बताया ही नहीं है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सूटेबल है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक जैव पद्धति जिसमें कि पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सी है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सोनोग्राफी, ईसीजी, ईईजी या फिर एक्सरे, ठीक है। तो वो जैव पद्धति जिसमें कि आपके पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसको हम सोनोग्राफी बोलते हैं। सोनोग्राफी जो कि मतलब एक तरीके से अल्ट्रासाउंड ही है, जो कि आपके जो ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेट हो गया, इनको जो है स्कैन करने के लिए जो है इसमें उच्च आवृत्ति वाली पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को जो है यूज़ में लिया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए सोनोग्राफी। और आप सभी लोग जानते ही होंगे सोनोग्राफी के बारे में, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड काम हमारे पढ़ते रहते हैं। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो आई होप कि आप सभी को जो है इसका आंसर पता होगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद में स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो लेंस की क्षमता का जो है आपको पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो देखिए कि लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर के अंदर मापी जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डायोप्टर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष का इलाज जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कि जब भी किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट या फिर साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, तो उस दोष को जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए आपके कॉनकेव लेंस को यूज़ में लिया जाता है, यानी कि अवतल लेंस को जो है इसके लिए प्रयोग में लिया जाता है ठीक करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज पॉसिबल बाई। ऑप्शंस हैं प्रिज्म के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा या फिर साधारण दर्पण के द्वारा। तो देखिए कि जब भी सफ़ेद प्रकाश को जो है मतलब कि हम प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं तो क्या होता है कि वो अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिनको आप लोग VIBGYOR के रूप में लिखते हो, ठीक है। ये सभी को पता होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये जो आपके घटना होती है या फिर ये प्रोसेस होती है जब प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर वर्ण विक्षेपण, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म के द्वारा। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश तरंगों के वायु से जो है कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है वो माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करती है, यानी कि हम इसको लिखते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो देखिए आपने शायद पढ़ा होगा कि V = C/μ, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/μ, ठीक है। यहाँ पे C जो है ये आपके प्रकाश का वेग होता है, ठीक है, और म्यू जो है वो अपवर्तनांक है। तो देखिए कि अपवर्तनांक बढ़ने पर जो है प्रकाश के वेग में कमी आती है, और इसी प्रकार जो है माध्यम बदलने पर तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है कि तरंगदैर्ध्य और वेग ये दोनों में जो है परिवर्तन आता है, ये दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं इनमें चेंज आता है, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अधातुओं में से जो है कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन या फिर फास्फोरस। तो सिलीनियम जो है ये विद्युत का मंद चालक नहीं होता है, ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। जबकि ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस जो है वो विद्युत के मंद चालकों की तरह काम करते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी सिलीनियम। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर। तो देखिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना जो है वो इस प्रकार की होती है कि उनमें कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं पर रिक्त रह जाता है, यानी कि होल बन जाता है, तो उनको हम बोलते हैं आपके मतलब सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। ठीक है, और यहाँ पर एग्जाम्पल की बात की जा रही है तो देखिए मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब जो है मुख्य रूप से अर्धचालक होते हैं। तो इनका प्रयोग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिस्टरों में होता है। ठीक है, इसके अलावा चिप्स बनाने में भी जो है इनको यूज़ में लिया जाता है। अब ये खाने वाली चिप्स नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत मोटर में, ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए कि विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसका उल्टा अगर पूछ लिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जनरेटर या फिर डायनेमो जो है उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आता है, तो ध्यान में रखिएगा। आरआरबी, रेलवे के एग्जाम्स में, डिफेंस के एग्जाम में, एसएससी में, लगभग सभी एग्जाम्स में आ चुका सवाल है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ट्रांसफॉर्मर्स प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, जो कि उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में और निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल सकती है। ठीक है, यानी कि एसी वोल्टेज के ऊपर जो है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है। और ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उपचाई ट्रांसफॉर्मर और एक होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग जो है वो केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही किया जाता है, दिष्ट धारा में जो है इसका प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑफ एसी वोल्टेज। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्यूज का सिद्धांत जो है वो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है, और फ्यूज जो है वो टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसमें कि पीबी, ठीक है, मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा, पीबी 60% तक होता है और साथ ही एसएन जो है वो आपके 40% तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है वो निम्न में से किसकी बनी हुई होती है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको भी पीछे के क्वेश्चंस में बताया ही था। ठीक है, कि अर्धचालक जो होते हैं उनका प्रयोग आपके चिप्स बनाने में यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए कि एकीकृत परिपथ में जो है प्रमुख अर्धचालक जो है वो सिलिकॉन, ठीक है, जो सिलिकॉन होती है उसकी द्वारा चिप्स बनाई जाती है। और वे पदार्थ जिनका मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक हो और ना बहुत कम, उनको अर्धचालक बोलते ही हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है इसके उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस बताए हैं ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे हर वीडियो में क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए कि विद्युत बल्ब के अंदर जो है कौन सी गैस भरी हुई होती है, यानी कि विच गैस इज़ फाउंड इनसाइड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ पे जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ आंसर इज़। तो आपके लिए ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग जो है साइंस की हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, कोस्ट गार्ड की अगर तैयारी कर रहे हो तो। इसके अलावा ऑलमोस्ट जो है हमने पूरा सिलेबस कवर कर रखा है हमारे चैनल के ऊपर। तो आप लोग जो है अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो इसको एक बार ज़रूर से एक्सेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।